बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस्त 213 मुलाहिज़ा फरमाएं। दो नकाबपोशों के पैर मेरे जिस्म पर थे। मैंने जरा सी लूट लगाकर उठने की कोशिश की तो एक नकाबपोश ने राइफल का बट मेरी खोपड़ी पर रसीद कर दिया। मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां हरकत करने लगी और फिर मेरा ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। मेरे दिमाग में टेसें उठ रही थी। होश में आने के बाद भी मैं काफी देर तक बेसु हरकत पड़ा रहा। आंखों के सामने तारीकी थी। मुझे लगता था या तो मेरी बेनाई खत्म हो चुकी थी या मैं किसी कब्र में पड़ा था, लेकिन मैं मुर्दा नहीं था। सर में उठने वाली दर्द की टेसें जिंदगी का पता दे रही थी। दिमाग में दर्द की शिद्दत जरा कम हुई तो मैंने बड़ी आहिस्तगी से अपने जिस्म को हरकत दी और हाथों पर जोर देकर उठने की कोशिश करने लगा। मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। दो बातों का इंकशाफ मेरे लिए खासा इत्मीनान बख्श था। एक तो ये कि मैं जिंदा था और मेरी यादाश्त भी बहाल थी, और दूसरी बात यह कि मेरी बीनाई को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मैं जिस जगह पड़ा हुआ था वहां अंधेरा बहुत तबीज था। लेटे रहने की पोजीशन में मैं अपने इतराफ का जायजा नहीं ले सकता था, लेकिन उठकर बैठा तो बाईं तरफ बहुत मदम दूर आसमान पर टिमटिमाते हुए सितारे दिखाई दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरे हाथ भी आजाद थे। मुझे जिस्मानी या ज़हनी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मुझे अच्छी तरह याद था कि कीर्तिपुर में उस औरत की लाश के हंगामे के बाद पुलिस वाले मुझे थाने ले जा रहे थे कि रास्ते में नकाबपोशों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला करके मुझे पुलिस से छुड़वा लिया था और मेरे सर पर जरब लगाकर मुझे बेहोश कर दिया था। वो नकाबपोश कौन थे, उन्हें मुझसे क्या हमदर्दी थी और उन्होंने मुझे पुलिस की हिरासत से क्यों छुड़ाया था? कई सवालात मेरे दिमाग में चकरा रहे थे, लेकिन फिलहाल किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। लेकिन एक बात बहरहाल तय थी कि ये लोग मेरे हमदर्द नहीं थे। अगर हमदर्द होते तो इस तरह किसी अंधेरी कैद में ना डाल दिया गया होता। मैं कुछ देर तक खोपड़ी सहलाता रहा, फिर दोनों हाथों से फर्श को टटोलता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा जहां से टिमटिमाते हुए सितारों की मदम सी रोशनी नजर आ रही थी। फर्श पर टटोलते हुए मुझे अंदाजा हो गया कि ये कोई कुशादा कमरा था जिसका फर्श पथरीला और खुरदरा था। मैं किसी चौपाई की तरह हाथों पैरों के बल आगे बढ़ता रहा और फिर मेरा सर एक दीवार से टकरा गया। मेरे मुंह से बेइख्तियार करा खारिज हो गई। मैं कुछ देर तक पेशानी सहलाता रहा और फिर अंधों की तरह हाथ आगे को फैला दिए। मेरी हाथ दीवार से टकराई और मैं दीवार का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ। अब मुझे इस जगह के बारे में अंदाजा लगाने में मजीद आसानी हो गई। ये कोई कमरा था और मैं एक कुशादा खिड़की के सामने खड़ा था जिसमें हर 6 इंच के फासले पर 2-2 इंच मोटी लोहे की सलाखें लगी हुई थी। दीवार को टटोलने से यह अंदाजा भी हो गया कि ये दीवार या ये इमारत बड़े बड़े पत्थरों से तामीर की गई थी। मैं इन सलाखों को पकड़कर हिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो सलाखें बड़ी मजबूत थी। मैंने कोशिश तरक कर दी और बाहर देखने लगा। तारीकी में आसमान पर चमकते हुए सितारों की मदम सी रोशनी में पहाड़ों के हेवले दिखाई दे रहे थे। इससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि ये इमारत आबादी से बहुत दूर वीराने में वाक़ है। मैं कुछ देर खिड़की के बाहर देखता रहा और फिर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। गहरी तारीकी में इस कैद खाने के बारे में कुछ मालूम करने की कोशिश करना बेकार था। मैं दीवार से टेक लगाए आगे की तरफ टांगे फैलाए बैठा गुजरे हुए वाकयात के बारे में सोचने लगा। अचानक मुझे नीलगिरी की माला का ख्याल आ गया और मेरा हाथ बेइख्तियार अपने गले पर पहुंच गया। उसके साथ ही मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। माला मेरे गले में नहीं थी। मैं गहरे गहरे सांस लेने लगा। पहली मर्तबा मुझे माला से जुदाई हुई थी तो मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बिमला मुझसे छिन गई थी और दूसरी बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, और अब फिर माला गायब थी। मेरे दिल में अचानक ये ख्याल आया कि क्या माला गौतम भूष या पंडित धीराज के कब्जे में चली गई थी। वो इसके लिए कोशिश कर चुके थे और पंडित धीराज ने मुझे कत्ल के चक्कर में फंसाने की कोशिश भी की थी, और फिर नकाबपोशों ने मुझे पुलिस की हिरासत से छुड़ाया था। लेकिन नहीं, मैंने इस ख्याल को जहन से निकाल दिया। अगर माला उनके कब्जे में पहुंच चुकी होती तो वो मुझे जिंदा ना छोड़ते, क्योंकि वो इस बात से भी अच्छी तरह वाकिफ थे कि मैं वो माला वापस लेने की भरपूर कोशिश करूंगा। तो फिर माला कहाँ गई? ये सवाल मेरे जहन में बार बार गूंज रहा था। मुमकिन है नकाबपोशों की जीत में कहीं गिर गई हो या किसी नकाबपोश ने मेरे गले से उतार दी हो। इसका पता तो उसी वक्त चल सकता था जब नकाबपोश मुझसे दोबारा राब्ता करते। मेरे दिमाग में एक बार फिर टेसें उठने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली और गहरे गहरे सांस लेने लगा, और फिर पता नहीं किस वक्त मैं ऊँग गया। मेरी पसलियों पर लगने वाली वो ठोकर बड़ी जोरदार थी। उससे ना सिर्फ मेरी आंख खुल गई बल्कि मैं बुरी तरह बिलबिला उठा। इससे पहले कि मैं संभल सकता एक और ठोकर पड़ी और मैं फर्श पर लुढ़क गया। मुझे अपने आप को संभालने में चंद सेकंड लगे। तीसरी ठोकर लगने से पहले मैं फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। दिन की रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के रास्ते धूप अंदर आ रही थी। मेरे सामने 2 आदमी थे। एक तो वो था जिसने मुझे ठोकरें मारी थी। उसने दोनों हाथों में ऑटोमेटिक राइफल संभाल रखी थी। दूसरा दरवाजे के करीब खड़ा था। उसके एक हाथ में भी राइफल थी, जबकि दूसरे हाथ में उसने पीतल की एक गोल थाली उठा रखी थी जिसमें पानी का गिलास, 1 कप चाय और डबल रोटी के 3-4 पीस रखे हुए थे। कब तक सोते रहोगे नवाब साहब? मेरे सामने खड़े हुए शख्स ने मुझे एक और ठोकर मारने की कोशिश करते हुए कहा। मैं उछलकर उसकी ठोकर से बच गया। वो दोनों नेपाली थे। जो शख्स मेरे सामने खड़ा था उसने चूड़ीदार किस्म का पाजामा पहन रखा था और हाफ कोट किस्म की कोई चीज थी जिसके बटन शेरवानी की तरह ऊपर तक बंधे हुए थे।
सर पर सियाह रंग की गोल नेपाली टोपी भी थी, पैरों में जोगर थे, उसके चेहरे पर बड़ी करख दिखी थी। दूसरा आदमी भी नेपाली ही था, उसने जीन्स और डेनिम की शर्ट पहन रखी थी, उसके बटन भी खुले हुए थे। उस शख्स ने आगे बढ़कर थाली एक तरफ रख दी। हम तीसरी मर्तबा यहाँ आए हैं। मेरे सामने खड़ा हुआ शख्स घुराया। बास का हुक्म था कि तुम्हें नाश्ता करा दिया जाए। अगर बास का हुक्म ना होता तो तुम्हें पानी का एक घूंट भी ना दिया जाता। नाश्ता कर लो, हम आधे घंटे बाद फिर आएंगे। वो दोनों बाहर चले गए और दरवाजा दर से बंद हो गया। बाहर से कोई मजबूत खटका लगाए जाने की आवाज भी सुनाई दी। मैं अपनी जगह पर खड़ा इधर उधर देखता रहा। ये खासा बड़ा कमरा था और छत भी तकरीबन 20 फुट ऊंची थी। मेरे ये अंदाजा भी दुरुस्त निकला, ये इमारत बड़े बड़े पत्थरों से तामीर की गई थी। छत पर अलबत्ता टाइलों की तरह के छोटे छोटे पत्थर थे। हर 6 इंच के फासले पर लकड़ी की बिलियां थी जिन पर छत की टाइलें चुनी गई थी। लकड़ी का दरवाजा बहुत भारी और मजबूत था। कमरे के कोने में एक तंग सा रास्ता था। मैं उस तरफ जाकर अंदर झांकना चाहा तो एक झटके से पीछे हट गया। उस तरफ से शदीद ताफुन उठ रहा था। ये थोड़ी सी जगह गालबन बाथरूम के तौर पर छोड़ी गई थी। कमरे का फर्श भी पत्थरों का था और ये पत्थर जगह जगह से टूट और उखड़ चुके थे। हवा की आमदोरफ्त के लिए वही एक कुशादा खिड़की थी जिसमें हर 6 इंच के फासले पर 2 इंच मोटी लोहे की सलाखें थी। ये इमारत पहाड़ों में किसी वीरान जगह पर वाक़ थी। हो सकता है ये कोई कदीम हवेली और ये कमरा पहले भी शायद कैद खाने के तौर पर ही इस्तेमाल होता हो। खिड़की की रात से तेज धूप अंदर आ रही थी। मेरे पास अगरचे घड़ी नहीं थी लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता था कि 11 बजे का वक्त जरूर होगा। वो दोनों आदमी मेरे लिए नाश्ता रख कर चले गए थे। मैं उनसे कुछ पूछ नहीं सका कि वो कौन लोग हैं और मुझे पुलिस की हिरासत से क्यों छुड़ाया गया था। गुज़िश्ता दिन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के दौरान में उन सब ने अपने चेहरे नकाबों में छुपा रखे थे, लेकिन इस वक्त जो आदमी मेरे कमरे में आए थे इन्होंने मुझसे अपने चेहरे छुपाने की कोशिश नहीं की थी। गुज़िश्ता रात इन नकाब पोशों ने मुझे छुड़ाने के लिए पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाई की थी उसने मुझे लड़दा कर रख दिया था। मुझे पुलिस के कब्जे से छुड़ाने तक की कार्रवाई बड़े पुरसुकून अंदाज में हो गई थी। वो अगर चाहते तो पुलिस वालों की राइफलें छीन लेते और गाड़ी के टायर ब्रेस्ट कर देते ताकि ताकुब का अंदेशा ना रहता, लेकिन उन्होंने तमाम पुलिस वालों को जिस बेरहमी से गोलियों से भून कर रख दिया था उससे तो मैं भी काम कर रह गया था। मुझे भी इन्होंने बेहोश कर दिया, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं था कि पुलिस वालों की हलाकत के बाद हम जीप में कितनी देर तक सफर करते रहे थे। लेकिन ये बात तो बहरहाल तय थी कि ये इमारत शहर से मीलों दूर पहाड़ियों में किसी ऐसी जगह पर वाक़ थी जहां पुलिस आसानी से ना पहुंच सकती हो। मैं काफी देर तक दीवार से टेक लगाए खड़ा ये सब कुछ सोचता रहा। फिर दरवाजे के करीब पड़ी हुई थाली उठाकर खिड़की के करीब ले आया और गर्द आलूद फर्श पर आलती पालती मारकर बैठ गया। चाय बगैर दूध की थी। डबल रोटी के 4 स्लाइस थे। मैंने गिलास उठाकर पहले कुली की, फिर पानी के 1-2 घूंट पिए और डबल रोटी खाने लगा। नाश्ता करके मैंने थाल दोबारा दरवाजे के करीब रख दी और खिड़की के सामने खड़ा देर तक बाहर का नजारा करता रहा। ये कमरा इमारत के अकबी हिस्से में वाक़ था। पिछली तरफ 30-40 गज के फासले पर पत्थरों ही से बनी हुई फसील थी और उसके पीछे दूर तक सब्जे से ढकी हुई पहाड़ियां थी। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। शहर से कई मील दूर भूतनाथ के इलाके में इंस्पेक्टर पांडे की हवेली भी किसी ऐसी ही जगह पर वाक़ थी। क्या ये इमारत भी भूतनाथ ही के इलाके में वाक़ है? मैंने अपना चेहरा खिड़की की सलाखों के साथ टिका दिया और दाएं बाएं देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे अपने मकसद में कामयाबी न हो सकी। आसपास की पहाड़ियों पर कोई और इमारत दिखाई नहीं दे रही थी। मैं खिड़की के सामने से हटकर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। हर तरफ सन्नाटा था, किसी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ये इमारत गालबन बहुत बड़ी थी और वो नकाबपोश गालबन इस इमारत के किसी दूर अफ्तादा हिस्से में थे, क्योंकि उनकी तरफ से भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। मेरा ख्याल था कि मेरे मुआवजों में कोई ना कोई इस तरफ जरूर आएगा, लेकिन दोपहर डाल गई और किसी ने इस तरफ का रुख नहीं किया। उनके पास ने शायद उन्हें सिर्फ सुबह के नाश्ते का हुक्म दिया था। दोपहर के खाने के बारे में कोई हदायत नहीं थी, क्योंकि नाश्ता देने के बाद से अब तक किसी ने इस तरफ झांक कर तक नहीं देखा था। मुझे प्यास लग रही थी, खल्क खुश था। मैंने उठकर थाली में रखा हुआ गिलास उठा लिया। उसमें पानी के 1-2 घूंट बचे हुए थे। मैंने एक ही सांस में वो पानी खल्क में उंडेल लिया और दोबारा अपनी जगह पर टांगे पिसार कर बैठ गया। आदमी किसी काम में मसरूफ हो तो बोरियत या थकन का एहसास नहीं होता, लेकिन बेकारी बजाते खुद बहुत बड़ी मुशक्कत बन जाती है। मैं भी कुछ ऐसी कैफियत में मुबतला था। थकन मेरे आसाब पर सवार थी। मैं बैठे बैठे ऊँग गया और फिर अचानक ही मेरी आंखें खुल गई। वो चीखों की आवाज थी जो इस इमारत में किसी तरफ से सुनाई दे रही थी। मेरे दिमाग में सनसनाहट होने लगी। पहले तो मैं इसे अपना वहम समझा, लेकिन दूसरी मर्तबा चीखों की आवाज सुनाई दी तो मैं उछल पड़ा। वो आवाज कभी करीब से आती हुई महसूस होती और कभी दूर से। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि इस इमारत के किसी हिस्से में किसी शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। मैं उठकर खिड़की के करीब खड़ा हो गया और उन चीखों के बारे में कोई अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा। बाहर शाम का धुंधलका फैलने लगा, जबकि कमरे में अंधेरा कुछ और गहरा हो गया था। अंधेरा होते ही मच्छरों ने भी जलकार कर दी। मेरे बदन का बालाई हिस्सा बरना था, इसलिए मच्छर नायत आजादी से मेरा खून चूस रहे थे। चीखने की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। पता नहीं वो कौन था जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, और ये लोग कौन थे जिन्होंने मुझे पुलिस की हिरासत से छुड़ाया था और 5 पुलिस वालों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था।
नाश्ता देने के बाद वो लोग शायद मुझे भूल चुके थे। अब शाम हो रही थी और किसी ने इस तरफ झांक कर तक नहीं देखा था। मैं जानने के लिए बेचैन था कि ये लोग हैं कौन और मुझे पुलिस की हिरासत से क्यों छुड़ाया था। मुझे मजीद इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर बाद बाहर कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजे पर लगा हुआ खटका हटा दिया गया। मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। दरवाजा खुला और वही नेपाली की सूरत दिखाई दी जिसने सुबह मुझ पर ठोकरें बरसाई थी। उसके पीछे 2 और आदमी राइफलें संभाले खड़े थे। वो चेरोही से छटे हुए बदमाश लग रहे थे। ए उठो, उस नेपाली ने कमरे में दाखिल होते हुए तहमकाना लहजे में कहा। चलो, तुम्हारा एक और दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। मेरा दोस्त? मुझे हैरत का शदीद झटका लगा और मैं गैर इरादी तौर पर उठकर खड़ा हो गया। उस नेपाली ने मुझे राइफल की जद पर ले रखा था। बाहर खड़े हुए दोनों गुंडों की राइफलें भी मेरी तरफ उठी हुई थी। बाहर मुल्क जैसा अंधेरा था लेकिन दूर तक की चीजें भी साफ नजर आ रही थी। उस कमरे के सामने झाड़ियों से अटा हुआ वसी व अरीज मैदान था। कई एकड़ रकबा ऊंची फसील में घिरा हुआ था और मेरा ये अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ कि यह कोई कदीम हवेली थी। हवेली की इमारत दाईं तरफ काफी फासले पर थी। बेशतर हिस्से अगर टूट फूट चुके थे लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता था कि किसी जमाने में यह बहुत शानदार इमारत रही होगी। यही सा हवेली की असल इमारत से बिल्कुल अलग थलग था। 5-6 कमरे थे जिनके सामने कुशादा बरामदा भी था जिसका फर्श टूट फूट चुका था। इमारत का ये हिस्सा गालिबन कैद खाने के तौर पर ही इस्तेमाल होता था। मैं जिस कमरे में कैद था वो इस ब्लॉक के आखिर में वाक़ था। इसके साथ ही 2 कमरों के दरवाजे भी गायब थे। आखिरी कमरे के सामने एक गनमैन खड़ा था। मुझे धकेलते हुए उस तरफ ले जाया जा रहा था। उस कमरे के सामने पहुंचकर नेपाली गनमैन ने मेरी कमर पर जोरदार लात रसीद कर दी और मैं लड़खड़ाता हुआ कमरे के अंदर गिरा। मेरे मुंह से हल्की सी चीख भी निकल गई। मेरे समझने से पहले दरवाजा धड़ से बंद हो गया। मैं मुंह के बल गिरा था और मेरी पेशानी पथरीले फर्श से टकराई थी जिससे खाल फट गई थी और खून रिसने लगा था। ब्याद की पूंछ से पेशानी पूंछते हुए जब सीधा हुआ मुझे अपना दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। कमरे में एक मशल रोशन थी और बाईं तरफ दीवार के करीब एक आदमी ऊंधा पड़ा हुआ था। दीवार और गर्द-आलूद फर्श पर खून के छींटे नजर आ रहे थे। उस आदमी के बदन पर जीन्स थी जबकि बालाई हिस्सा बराना था और उस पर भी खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। उस आदमी का रुख दूसरी तरफ था। मैं अपनी चोट भूलकर चौपाई की तरह चलता हुआ तेजी से उस तरफ बढ़ा। उस नेपाली ने मुझे बताया कि वो मुझे मेरे किसी दोस्त से मिलाना चाहते हैं। पूछ पर बिखरे हुए उस शख्स के गोल्डन बाल देखकर मैं उलझन में मुब्तला हो गया। वो कौन हो सकता है? करीब पहुंचकर मैंने उसके बाजू पर हाथ रख दिया। उस आदमी के जिस्म में हरकत पैदा हुई। मैंने आहिस्ते से उसे अपनी तरफ पलट दिया और उसके साथ ही मैं लर्ज उठा। वो सिम्बा था। उसके पैरों और हाथों के अंगूठों के नाखून उखड़े हुए थे। अंगूठे सूज रहे थे और उन पर खून जमा हुआ था। सीने पर भी कई जख्म थे जैसे गोश्त को किसी तेज धार आले से काटा गया हो। सिम्बा की आंखें बंद थी। उसके चेहरे पर कर्ब के तासरात जैसे मुंजमद होकर रह गए थे। सिम्बा, सिम्बा। मैं उसे कंधों से पकड़कर हिलाने लगा। आंखें खोलो सिम्बा, मैं हूँ हिम्मत सिंह। सिम्बा, सिम्बा। सिम्बा बड़ी मुश्किल से आंखें खोल पाया था। उसकी आंखों में भी वैरानी थी। मुझे पहचानने में भी गालिबन उसे खासी दुश्वारी पेश आई थी। ठीक हो हिम्मत सिंह? उसके मुंह से बमुश्किल ये अल्फाज निकल सके। मैं ठीक हूँ, मैंने जल्दी से कहा। तुम इनके हत्थे कैसे चढ़ गए? ये लोग तुमसे क्या चाहते हैं? तुम भाग जाओ यहाँ से। हिम्मत सिंह वो बोला। ये लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी फिक्र मत करो, मैंने कहा। तुम इनके हाथ कैसे लगे? ये कौन लोग हैं? तुमसे क्या चाहते हैं? वही जो तुमसे चाहते हैं। सिम्बा ने रुक रुक कर जवाब दिया। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा। सिम्बा गहरे सांस लेते हुए चंद लम्हों तक खामोशी से मेरी तरफ देखता रहा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर बताने लगा कि वो इन लोगों के हत्थे कैसे चढ़ा और ये लोग कौन थे और उसे बोलने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो बहुत रुक रुक कर बात कर रहा था। सिम्बा ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर मैं कांप उठा। उसके कहने के मुताबिक 2 दिन पहले जब वो पोखरा में मुझसे रुखसत हुए थे तो दोपहर के वक्त दरिया के किनारे पर इन्होंने पड़ाव डाल दिया था। 1 घंटा आराम करने के बाद वो लोग जब रवानगी की तैयारी कर रहे थे, एक जीप पर सवार 4-5 आदमी वहां पहुंच गए। वो नेपाली थे और उनके साथ तारांग कबीले के बुरबन नामी एक आदमी को देखकर चौंक गए थे। बुरबन गोम्पा के चेलों में से एक था जो गोम्पा और बूम्बा के अंजाम के बाद कबीले से गायब हो गया था। सिम्बा के कहने के मुताबिक ये खतरनाक लोग मेरी और बिमला की तलाश में धूल गरी की बिखरी हुई बस्तियों में घूम रहे थे। इनकी मुलाकात बुरबन से होगी। बुरबन उन्हें तारांग कबीले तक ले गया जहां मुखिया ने उन्हें बताया कि बिमला तो हलाक हो चुकी है। तब मैं कबीले के कुछ लोगों के साथ वहां से जा चुका हूँ। वो लोग मेरी तलाश में धूलगरी की बस्तियों में हमारे बारे में पूछते हुए दरियाई मोड़ी खोला के किनारे पर आबाद हुंकू नामी बस्ती में पहुंच गए। वहां से उन्हें पता चला कि चंद रोज पहले बस्ती वालों ने हमें एक काफले की सूरत में पुखारा की तरफ जाते हुए देखा था। इत्तेफाक से जिस रात ये लोग पुखारा पहुंचे उससे अगले रोज सुबह सवेरे सिम्बा और उसके साथी पुखारा से रुखसत हो गए थे। इन लोगों को भी सुबह ही पता चल सका था। ये लोग फौरन उनके ताकुब में रवाना हो गए और दोपहर के बाद इन्हें दरियाए मोड़ी खोला के करीब जा लिया। उन लोगों को मेरी तलाश थी। मुझे उनके साथ ना पाकर वो लोग सिम्बा और उसके साथी उसे मेरे बारे में पूछते रहे। सिम्बा और उसके साथी समझ गए थे कि कोई गड़बड़ जरूर है और फिर बुरबन उनके साथ था जो उनके शक की तस्दीक के लिए काफी था।
सिम्बा और उसके साथियों ने उन्हें मेरे बारे में कुछ बताने से इनकार कर दिया। उन लोगों ने उन्हें लालच भी दिया, ये यकीन दिलाने की कोशिश भी की कि वो मेरे दोस्त है, लेकिन सिम्बा को किसी गड़बड़ का अंदाजा हो गया था, क्योंकि बस्ती में योगिंदर नाथ और त्रिदेव नामी 2 आदमी मेरी तलाश में आ चुके थे। उन दोनों ने भी अपने आप को मेरा हमदर्द जाहिर किया था। योगिंदर नाथ तो बस्ती से वापस जाते हुए पुरस्कार तौर पर हलाक हो गया था और त्रिदेव को बाद में गोम्पा ने हलाक कर दिया था। इन 2 वाकयात के पेश नजर सिम्बा को यकीन हो गया कि ये लोग भी मेरे दोस्त या हमदर्द नहीं है। सिम्बा को 500 किलो हीरोइन के बारे में मालूम हो चुका था, इसलिए वो समझ गया कि वो लोग भी मुझसे हीरोइन के बारे ही में पूछना चाहते होंगे। इसलिए सिम्बा और उसके साथियों ने फैसला कर लिया था कि वो इन लोगों को मेरे बारे में कुछ नहीं बताएंगे। वो पहले तो सिम्बा वगैरह से नरमी और प्यार मोहब्बत से मेरे बारे में पूछते रहे, लेकिन जब इस तरह मकसद में कामयाबी नहीं हुई तो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया। सबसे पहले उन्होंने थयूब को पकड़ दिया। 2 आदमियों ने उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश की तो सिम्बा के काफिले में शामिल बुद्ध बख्शू उसे बचाने के लिए लपका तो उसे गोलियों से भून दिया गया। थारांग कबीले के मर्द एक दूसरे की औरतों को जीतने के लिए आपस में मुकाबले तो करते हैं और औरतें भी जीतने वाले मर्दों के साथ जाने में फख्र महसूस करती हैं। हारने वाले मर्द अपनी औरत को फाते के हवाले करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, लेकिन कबीले की किसी औरत को इस तरह रुसवा किया जाए ये उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। सिम्बा और थापा भी थयूब को बचाने के लिए टूट पड़े। थापा भी गोलियों से छीनी हो गया और सिम्बा उनके काबू में आ गया। उसे मार मार कर अदमुआ कर दिया गया। उसकी मौजूदगी में थयूब के साथ ज्यादती की गई, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बिलाखिर उसने अपनी जान दे दी, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। बख्शू सारा नूक, थयूब और थापा की लाशें दरिया में फेंक दी गई और सिम्बा को वो लोग पुखारा ले आए। पिछली रात वो लोग पुखारा ही में थे और आज दोपहर यहाँ पहुंचे थे। सिम्बा को भी मालूम नहीं था कि ये कौन सी जगह है। यहाँ तक सिम्बा को पता चल गया कि गुज़िश्ता रात मैं भी उनके काबू में आ चुका था और यहाँ आने की थोड़ी देर बाद उनका एक आदमी सिम्बा के काबू में आ गया और सिम्बा ने उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी। वो लोग सिम्बा पर टूट पड़े और इसे मार मार कर अदमुआ कर दिया और फिर उन्होंने सिम्बा से हीरोइन के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। इन लोगों का ख्याल था कि जब मैं उनकी बस्ती में पहुंचा था तो 500 किलो हीरोइन मेरे पास मौजूद थी, जिसे मैंने कहीं छुपा दिया था और सिम्बा को वो जगह मालूम थी जहां हीरोइन छुपाई गई थी। सिम्बा ने बताया कि वो हीरोइन दरिया में बह गई थी। इस मर्तबा वो अगरचे सच बोल रहा था, लेकिन उन्होंने सिम्बा की बात का यकीन नहीं किया और उसे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले चाकू से उसके सीने और जिस्म के दूसरे हिस्सों पर चरके लगाए गए और फिर जंबूर से उसके हाथों और पैरों के अंगूठे के नाखून उखाड़ दिए गए। सिम्बा अगरचे यही कहता रहा कि हीरोइन दरिया में बह गई थी और वो सच कह रहा था, लेकिन किसी ने इसकी बात का यकीन नहीं किया और इसे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और फिर मुझे उस कमरे से निकालकर यहाँ ले आया गया ताकि सिम्बा का हशर देखकर मैं अपने बारे में कोई फैसला कर सकूं। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। पहले योगिंदर नाथ और त्रिदेव तारांग कबीले की बस्ती में पहुंचे थे। वो दोनों काठमांडू के गुंडे और मुनशियात फरोश थे। उन्हें किसी तरह पता चल गया था कि मैं चांगली के आदमियों को कत्ल करके 500 किलो हीरोइन ले उड़ा था और वो लोग मुझे तलाश करके इस हीरोइन पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वो दोनों किसी न किसी तरह अपने अंजाम को पहुंच गए। और अब ये लोग, मेरे ख्याल था कि ये भी कोई तीसरी पार्टी थी जिसे उस हीरोइन के बारे में पता चल गया था और ये लोग भी हीरोइन हासिल करने के चक्कर में थे। 500 किलो हीरोइन जिसकी मालियत करोड़ों डॉलर थी और इतनी बड़ी रकम के लिए तो दर्जनों आदमियों को मौत के घाट उतारा जा सकता था। हीरोइन के स्मगलरों को तो मैं वैसे भी मौत का सौदागर समझता था। ये लोग मौत ही तो बेचते थे। इंसानी जिंदगी की इनके करीब कोई कीमत नहीं थी। इनके नजदीक तो सबसे ज्यादा अहमियत उन करेंसी नोटों को हासिल थी जो हीरोइन के बदले मिलते थे। दौलत इनकी जिंदगी का मकसद था और दौलत ही इनका धर्म। ये दुनिया के सफाक तरीन लोग थे। इनकी सफाकी के मुतायरे में थाईलैंड में भी देख चुका था। सिंगापुर और हिंदुस्तान में भी कई ऐसी मिसालें देखने में आई थी और अब सिम्बा मेरे सामने था। इसके 3 साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया और इसे जिस तरह जुल्मों बर्बरियत का निशाना बनाया गया था वो इनकी बेरहमी और सफाकी का मुंह बोलता सबूत था। मेरा दिमाग घूम रहा था। सिम्बा को इस हालत में देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दिल तो चाहता था कि इन लोगों के टुकड़े कर दूं जिन्होंने सिम्बा को इस हालत में पहुंचाया था, लेकिन मैं खुद भी इनका कैदी था। मुझे सिम्बा की हालत पर अफसोस था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। मेरी हमदर्दी में सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले न जाने कितने बेगुनाह लोग इन दरिंदों का शिकार हो चुके थे। सिम्बा की आंखें बंद थी। मैंने उसे कंधों से हिलाया। उसने फिर आंखें खोल दी। तो तुम भाग जाओ हिम्मत सिंह, उसने रुक रुक कर कहा। ये लोग बहुत जालिम हैं। इन्होंने सबको मार डाला, तुम्हें भी मार डालेंगे। भाग जाओ यार यहाँ से। नहीं सिम्बा, मैंने कहा, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तुम पर होने वाले एक एक जुल्म का हिसाब लूंगा इनसे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जिंदा रहोगे और अपनी आंखों से इनका हशर देखोगे। तो तुम भाग जाओ हिम्मत सिंह। सिम्बा के लब खामोश हो गए और आंखें भी बंद हो गई। उसके सीने का हल्का सा जीरो बम बता रहा था कि वो जिंदा था। तकलीफ की शिद्दत से वो बेहोश हो गया और मैं सोच रहा था कि उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद मिलनी जरूरी थी, लेकिन मैं खुद कैदी था, इसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। मैंने आईसीकी से उसे गर्द-आलूद फर्श पर लिटा दिया। ठीक उसी वक्त बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही मेरे दिमाग में एक झमाका हुआ। मैंने लपक कर दीवार में फंसी हुई मशल उठा ली
इस मशल में किसी जानवर की चर्बी जल रही थी जिससे नागवार बू उठ रही थी। मैं मशल को दोनों हाथों से पकड़कर दरवाजे के करीब दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया। कदमों की आवाज दरवाजे के करीब रुक गई और फिर बाहर से बारीक खटका हटाया जाने लगा। चंद सेकंड बाद दरवाजे के दोनों पट खुल गए। मैं एक पट की आड़ में था। पहले एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसने दोनों हाथों में राइफल संभाल रखी थी। वो जैसे ही आगे बढ़ा मैंने मशल से उसके सर पर हमला कर दिया। जरब तो उसके सर पर नहीं लग सकी, लेकिन मशल के प्याले में जलने वाली चर्बी के कुछ छींटे अंगारों की तरह उड़कर उस शख्स के चेहरे पर गिरे। वो चीखता हुआ लड़खड़ा कर पीछे हटा। राइफल उसके हाथ से गिर गई और उसके दोनों हाथ अपने चेहरे पर पहुंच गए। उसका दूसरा साथी कमरे में दाखिल हो रहा था। अपने साथी की चीख सुनकर वो उछल पड़ा और इससे पहले कि वो कुछ समझ सकता मैंने उस पर भी जलती हुई मशल से हमला कर दिया। वार उसके कंधे पर पड़ा था। मैं उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में कामयाब न हो सका। वो अपने साथी से ज्यादा फुर्तीला निकला। उसने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर राइफल का ट्रैगर दबा दिया। गोलियों की बुछाड़ सामने वाली दीवार पर पड़ी। मैंने मशल फेंक दी और तेजी से राइफल को नाल से पकड़कर ऊपर की तरफ उठा दिया। राइफल की नाल से निकलने वाली गोलियां छत से टकराने लगी। मैंने राइफल पर उस वक्त तक गिरफ्त ढीली नहीं की जब तक उसका मैगजीन खाली नहीं हो गया। राइफल से गिरफ्त हटा लेना खतरे से खाली नहीं था। मैंने गिरफ्त उसी तरह मजबूत रखी और नीचे बैठता चला गया और फिर मैंने पूरी कुव्वत से अपने आप को पीछे की तरफ गिरा दिया। मेरा रीफ मेरे ऊपर से उल्टी कलाबाजी खाता हुआ पुष्ट के बाल कमरे में गिरा। मैं भी बड़ी फुर्ती से लूट लगाकर उठ गया और उससे भी ज्यादा फुर्ती का मुताहरा करते हुए दूसरे आदमी को खोपड़ी पर जोरदार ठोकर भी रसीद कर दी जो अपनी राइफल उठाने के लिए झुक रहा था। वो शख्स ठोकर खाकर बिलबिलाता हुआ पीछे उलट गया। मेरी दूसरी ठोकर पहले हरीफ को लगी जो राइफल उठाने के लिए लपका था। वो दोबारा फर्श पर ढेर हो गया। मैं राइफल की तरफ झपका, लेकिन दूसरे हरीफ ने मेरी टांग में टांग फंसा दी। मैं मुंह के बल गिरा, लेकिन मैंने जल्दी से दोनों हाथ फर्श पर टिका दिए और फिर उठने में भी देर नहीं लगाई। मेरे दोनों हरीफ भी खड़े हो चुके थे। वो हमलावर होने वाले अंदाज में आगे बढ़े और यही उनकी गलती थी कि वो बैक वक्त आगे बढ़ रहे थे। मैं खड़े खड़े अपनी जगह से उछला। मैंने डबल फ्लाइंग किक लगाई और दोनों को निशाना बनाया था और मुझे नाकामी नहीं हुई। मेरे एक पैर एक हरीफ के सीने पर, दूसरा पैर दूसरे के चेहरे पर लगा। वो दोनों लड़खड़ा कर पीछे गिरे, लेकिन जिसके चेहरे पर किक लगी थी वो तो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह बिलबिला उठा। मैं भी नीचे गिरा था, लेकिन मैंने अपने आप को फौरन ही संभाल लिया। जिस शख्स से सीने पर किक लगी थी वो भी संभल चुका था, वरना भैंसे की तरह टकराता हुआ मेरी तरफ लपका। मुझे समझने में देर न लगी कि वो मुझे सर से टक्कर मारना चाहता था। मैंने बड़ी फुर्ती से एक तरफ हटकर उसकी गर्दन अपने बाजू की लपेट में ले ली और उसे जोरदार झटके देने लगा। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये उसकी बदकिस्मती थी कि वो मेरे इस नायत खतरनाक दाव में आ गया था जिससे आज तक कोई नहीं बच सका था। मैं खुद भी नीचे बैठ गया और अपने पैरों की एड़ियां टूटे हुए फर्श में फंसा ली। वो शख्स अपने आप को छुड़ाने के लिए बुरी तरह मचल रहा था, लेकिन मेरी गिरफ्त ऐसी नहीं थी कि उससे निजात हासिल की जा सकती। मेरा दूसरा हरीफ जिसके चेहरे पर फ्लाइंग किक लगी थी उठकर मेरी तरफ लपका और उसने मेरे जिस्म पर ठोकरों की बारिश कर दी, लेकिन इन ठोकरों का मुझ पर कोई असर नहीं हो सका। दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर दूसरा आदमी दरवाजे की तरफ लपका। वो गालबन 3-4 आदमी थे जो फायरिंग की आवाज सुनकर हवेली के दूसरे हिस्से से दौड़ते हुए आ रहे थे। मेरे दूसरे हरीफ ने चीख चीख कर उनसे कुछ कहा और वो सब कमरे में घुस आए। उन सब के पास अगरचे राइफलें थी, मगर उनमें से किसी ने राइफल इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मेरे जिस्म पर लाते और घूंसे बरसाने लगे। 2 आदमी मेरे बाजू की गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझ पर जुनून तारी था। जैसे जैसे तशद्दुद बढ़ रहा था मेरे जुनून में भी शिद्दत आ रही थी। मेरे जिस्म की सारी ताकत जैसे बाजुओं में समट रही थी। उसकी गर्दन पर मेरी गिरफ्त पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। उसके साथ ही मैंने उसकी गर्दन को जोरदार झटके देने भी शुरू कर दिए। एक बात मैं खूब अच्छी तरह जानता था कि ये लोग मुझे जान से नहीं मारेंगे। ये लोग जो कोई भी थे, इन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे तलाश किया था। इस मकसद के लिए ये लोग अब तक 8 बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुके थे। 5 वो पुलिस वाले जिनकी हिरासत से मुझे बचाया गया और 3 सिम्बा के साथी। सिम्बा भी मौत हयात की कश्मकश में मुब्तला था। इन लोगों के जराइम की फहरिस्त इससे भी कहीं ज्यादा तवील हो सकती थी। ये लोग दौलत के पुजारी थे। 500 किलो हीरोइन के पीछे बहुत बड़ी दौलत थी। ये लोग मुझे उस वक्त तक जिंदा रखने की कोशिश करते जब तक इन्हें उम्मीद की कोई मामूली सी किरण भी दिखाई देती। मेरी शिकार की मुजामत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। मैंने उसकी गर्दन को 1-2 और मजीद झटके दिए और फिर उसे छोड़ दिया। वो दम से नीचे गिरा। मुझे यकीन था कि वो अब क़यामत से पहले नहीं उठ सकेगा, उसे दूसरे ही उठाएंगे। 2 जल्लाद अब भी मेरे जिस्म पर लाते और घूंसे बरसा रहे थे। 2 आदमी उस शख्स को घसीटते हुए दूर ले गए जिसकी मैंने गर्दन मरोड़ दी थी। मैंने अपने ऊपर हमला करने वाले एक आदमी को बाजू से पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो चीखता हुआ अपने साथी से टकराया और दूसरी तरफ गिर गया। उसी लम्हे दरवाजे की तरफ से एक दाढ़ती हुई आवाज सुनाई दी, ये क्या हो रहा है परमल, छोड़ दो इसे। अगर ये खत्म हो गया तो बास तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसने हरिकेश को मार दिया, गर्दन तोड़ दिया उसकी। परमल नामी उस शख्स ने भी चीखते हुए जवाब दिया, और छोड़ दो इसे, मैं कहता हूँ छोड़ दो। दरवाजे में खड़ा हुआ शख्स एक बार फिर दाड़ा। इस मरतबा उसकी दाढ़ कारामद साबित हुई और मुझ पर लाते और घूंसे बरसना बंद हो गए। वो चारों अलग हट गए और मुझ पर राइफलें तान दी
उनमें से दो तो बुरी तरह कांप रहे थे। मैं फर्श पर ऊंधा पड़ा था, मेरा जिस्म बुरी तरह दुख रहा था। जालिमों ने बड़ी बुरी तरह धुनाई कर डाली थी। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर सीधा हुआ। दरवाजे में वही चूड़ीदार पाजामे और हाफ कोट वाला नेपाली खड़ा था। उसके हाथों में भी ऑटोमेटिक राइफल थी। उसने दायराना निगाहों से कमरे की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और दो आदमी को इशारा करते हुए बोला, तुम दोनों हरीकेश की बाड़ी उठाकर बाहर ले जाओ। अगर ये वाकई मर चुका है तो उसकी लाश हवेली के फाटक से बाहर ले जाकर झाड़ियों में डाल दो, और अगर जिंदा है तो ये मर चुका है। उन दोनों में से एक ने कहा, इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है, इसकी आंखें और जबान भी बाहर निकली हुई है। ठीक है, ले जाओ इसे। और वो नेपाली ने बेइज्जत हरकत पड़े हुए सिम्बा की तरफ इशारा किया। वो भी जिंदा है? उस शख्स ने जवाब दिया। ओके, नेपाली बोला, हरीकेश की बाड़ी उठाकर हवेली से बाहर ले जाओ। और तुम, उसने मुझे इशारा किया, हमारे साथ चलो, बास तुमसे मिलना चाहता है। तुम दोनों की वजह से आज हमारे दो आदमी कम हो गए हैं, लेकिन हमारे पास आदमियों की कमी नहीं। वैसे बास तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा। वो तुम जैसे बहादुरों की कदर करता है। अगर तुमने ताउन किया और उसकी बातें मान ली तो मुमकिन है तुम्हें सिंडिकेट में कोई बड़ा ओहदा मिल जाए। और अगर तुमने बात ना मानी तो बास के सामने भी यही रवैया इख्तियार किया तो यकीन करो बास तुम्हारा वो हशर कहेगा कि दुनिया कांप उठेगी। क्या करेगा तुम्हारा बास? मार डालेगा मुझे? मैं मौत से नहीं डरता, मैंने उठते हुए कहा। मौत नहीं, वो बोला। बास के ख्याल में किसी इंसान के लिए मौत कोई सजा नहीं है। मौत से तो मुक्ति हो जाती है। किसी को सजा देने के लिए बास के पास बहुत से तरीके हैं। मसलन उसने कुछ खूनख्वार भेड़िए भी पाल रखे हैं जिन्हें आमतौर पर भूखा रखा जाता है। अगर किसी जिंदा इंसान को बकरी की तरह खूंटे से बांधकर वो भूखे और खूनख्वार भेड़िए उस पर छोड़ दिए जाएं, तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि उस शख्स का अंजाम क्या होगा। मरना तो उसे बहरहाल होगा, लेकिन मौत से पहले उस पर जो बीतेगी तुम उसका अंदाजा लगा सकते हो। मैं काम कर रह गया। सिम्बा के साथ जो कुछ हुआ था उसे साबित हो गया था कि दुनिया के सफाक तरीन इंसान थे। एक शख्स को अजियत पहुंचाने के लिए इसके जिस्म पर तेज धार आले से चरके लगाए थे। उसके नाखून उधेड़े गए थे और अब ये मुझे भूखे खूनख्वार भेड़ियों के सामने डालने की धमकी दे रहा था। परमल और दूसरा आदमी अपने साथी की लाश उठाकर ले गए। इंसान की इनके नजदीक कोई कदर कीमत ना थी। वो इनका साथी था, इनके लिए लड़ता रहा था और इन्हीं के लिए मेरे हाथों अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा था। और उसकी लाश इस तरह बाहर फेंकवाई जा रही थी जैसे वो इंसान नहीं कुत्ता हो। चलो, उस नेपाली ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन एक बात जहन में रखना, अब अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो खोपड़ी उठा दूंगा। मैंने फर्श पर बेहोश पड़े हुए सिम्बा की तरफ देखा। एक आदमी ने जमीन पर पड़ी हुई मशल उठाकर दोबारा दीवार में लगे हुए हुक में फंसा दी। मशल की लड़ती हुई रोशनी में सिम्बा का खून आलू चेहरा बहुत भयानक लग रहा था। हम कमरे से बाहर आ गए। एक आदमी ने दरवाजा बंद करके उसमें खटका लगा दिया। दरवाजा पुरानी तर्ज का बहुत मजबूत था। बाहर की तरफ उसके दोनों पटों में दो लकड़ियां लगी हुई थी और तकरीबन 4 इंच मोटी एक और लकड़ी उनमें इस तरह फंसा दी गई थी कि उसे हटाए बगैर अंदर से दरवाजा नहीं खोला जा सकता था। हवेली की असल इमारत वहां से तकरीबन 100 गज दूर थी। वो लोग मुझे राइफलों की जद में लिए उस तरफ चलते रहे। अंधेरा गहरा हो गया था। 2-3 जगहों पर मुझे पत्थरों से ठोकर लगी और एक मरतबा तो मैं गिरते गिरते बचा था। हवेली की इमारत के बेशतर हिस्से अगरचे टूट फूट चुके थे, लेकिन उसके ढांचे को देखकर अंदाजा होता था कि किसी जमाने में ये बहुत शानदार इमारत रही होगी। सामने के रुख पर एक कुशादा बरामदा था जिसके सामने एक खुली छत वाली जीप और 2 दीगर शानदार गाड़ियां खड़ी थी। इमारत के अंदर जगह जगह मशलें रोशन थी। हम कई राहदारियों में से होते हुए बिलाखिर एक कुशादा कमरे में दाखिल हो गए। उस कमरे को देखकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। ये कमरा कम से कम 30 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा था। चारों दीवारों पर 2-2 मशलें रोशन थी और कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही थी जो अजियत रसानी में इस्तेमाल होती थी। छत पर कुंडे लगे हुए थे जिनके साथ लोहे की मोटी मोटी जंजीरें लटकी हुई थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि जब ये हवेली आबाद थी तो ये कमरा हुकूमत खाने के तौर पर इस्तेमाल होता होगा और अब इसे इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। एक तरफ चंद कुर्सियां और एक बड़ी सी मेज पड़ी थी। मेज पर भी अजियत रसानी के कुछ आलात पड़े हुए थे। मुझे एक स्टूल पर बिठा दिया गया। 2 आदमी मुझ पर राइफलें ताने खड़े रहे, जबकि नेपाली एक अंदरूनी दरवाजे में दाखिल हो गया। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई। उसके साथ 2 आदमी और थे और उनमें से एक को देखकर मैं उछल पड़ा। वो नागपाल था। दूसरा चेहरा मेरे लिए अजनबी था। वो दोनों मेरे सामने आ खड़े हुए। मैंने नागपाल को अब तक सिर्फ अखबारों में शाये होने वाली तस्वीरों में देखा था। एक मरतबा दूर से देखने का मौका मिला या फिर इंडिया में मैंने बाल ठाकरे को भी कई मरतबा टीवी पर देखा। नागपाल और बाल ठाकरे में कोई फर्क नहीं था, ना किरदारों में, ना जिसामत में और ना लिबास में। एक लम्हे को तो मेरे ज़हन में ये शुबा भी उभरा कि कहीं ये बाल ठाकरे तो नहीं। नागपाल को अपने सामने देखकर सारी बात मेरी समझ में आ गई। ये कोई थर्ड पार्टी नहीं थी जिसने मुझे पुलिस की हिरासत से छुड़ाया था। तुम्हारे बारे में सुना तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता। नागपाल मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। उसकी आंखों में सांप जैसी चमक थी। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए वाकई हैरत अंगेज है। लोग तो नागपाल के रास्ते में आते हुए भी डरते हैं, उसका नाम सुनकर थर थर कांपने लगते हैं, और तुम? वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, और तुमने ना सिर्फ नागपाल के 2 आदमियों को कत्ल कर दिया बल्कि 500 किलो हीरोइन भी ले गए।
इसे कहते हैं शेर के मुंह से नवाला छीनना। कोई जी होश इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुमने ये सब कुछ कर दिखाया। बहुत बहादुरी का सबूत दिया तुमने। तुम बहुत बड़े सूरमा हो और नागपाल को हमेशा ऐसे सूरमाओं की तलाश रही है जो मौत से पंजा आजमाई करना जानते हो। और अभी मुझे बताया गया कि तुमने मेरे एक आदमी की गर्दन भी मरोड़ दिया है। वाह, इस कैद खाने में आकर तो बड़े बड़े सूरमाओं का पेशाब खता हो जाता है। लेकिन तुमने ना सिर्फ अपने हवास बरकरार रखे बल्कि तुम में अब भी उतना ही दमखम है। मतलब की बात करो, क्या कहना चाहते हो? मैंने उसे घूरा। चांगली ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन मैं उसकी बातों का यकीन करते हुए हिचकिचा रहा था। नागपाल ने कहा, बैंकॉक में टाइगर और पैडू के गैंग को जड़ से उखाड़ कर फेंकना, थाईलैंड से जनरल खुराट के कदम उखाड़ देना और गोल्डन ट्राई एंगल में घुसकर तबाही फैलाना और जिंदा बच निकलना, ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। लेकिन अब यहाँ जो कुछ हुआ है उसे देखते हुए मुझे चांगली की बातों पर यकीन करना ही पड़ेगा। नागपाल के आदमियों को मौत के घाट उतार कर 500 किलो हीरोइन छीन ले जाना किसी मामूली आदमी का काम नहीं हो सकता। कोई बहुत बड़ा गैंग भी ये काम नहीं कर सकता। लेकिन मेरे लिए हैरत की बात है कि ये कारनामा तुमने अकेले अंजाम दिया। मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ जो सलूक किया उस पर मुझे अफसोस है। मैं एक पेशकश तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। अगर तुम इसे कबूल कर लो तो तुम्हें सिंडिकेट में एक बड़ा ओहदा मिल सकता है। मैं इधर उधर देखते हुए दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। इस हुकूमत खाने में लाकर सिंडिकेट में किसी बड़े ओहदे की पेशकश का मतलब मैं समझता था, और इनकार की सूरत में अजियत रसानी के ये तमाम आलात शायद मुझ पर आजमाए जाते। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पुरसुकून लहजे में कहा, चांगली ने मेरे बारे में तुम्हें जो कुछ बताया है वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ तुम लोग गलतफहमी में मुबतला हो। या मेरा किसी ऐसे मामले से कोई ताल्लुक नहीं जिसका तुमने जिक्र किया है। क्या ये गलत है कि तुम देशमुख का पीछा करते हुए इंडिया से यहाँ आए थे? उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं इसकी तरदीद नहीं करूंगा, मैंने जवाब दिया। वो मेरी एक दोस्त को अगवा करके लाया था। यहाँ मैंने अपनी दोस्त को उसके शिकंजे से छुड़ा लिया और वो बाद में तुम्हारे ही आदमियों के हाथों मारा गया। मेरा और देशमुख का मामला खत्म हो गया। उसके बाद के मामला से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और क्या ये भी गलत है कि इंडिया के एक मफरूर पुलिस इंस्पेक्टर पांडे से तुम्हारे गहरे राब्ते थे और तुम चांद रोज उसकी हवेली में भी रहे हो? नागपाल ने कहा, पांडे से मेरी मुलाकात इत्तफाकिया तौर पर हो गई थी। मैंने कहा, वो एक शरीफ आदमी और फर्ज शनास पुलिस ऑफिसर था। उसे एक गलती हो गई और वो हिंदुस्तान से भागकर यहाँ आ गया था। यहाँ उसे मेरी मुलाकात महज इत्तफाकिया थी। उसके मामला से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। सोमबा से भी तुम्हारे गहरे ताल्लुकात हैं, नागपाल ने कहा। उसकी नजरें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थी। उसकी बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। सोमबा एक सड़क छाप गुंडा था। उसे मैं जब चाहता बच्चे की तरह चुटकी में मसल सकता था, लेकिन तुमने उसे बहुत बड़ा दादा समझ लिया। और सोमबा एक शरीफ आदमी है। मैंने उसकी बात काट दी। अगर तुम्हारा उसे कोई झगड़ा है तो मेरा उसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने तो उसे गुंडों से बचाने के लिए उसकी मदद की थी। नहीं, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, नागपाल बोला। तुमने उसके साथ और भी बहुत से मंसूबे बनाए थे और तुम्हें ये इतला भी सोमबा ही ने दी थी कि हमारे आदमी 500 किलो हीरोइन लेकर आ रहे हैं। नागपाल की इस बात पर मैं चौंके बगैर ना रह सका, लेकिन चेहरे से किसी किस्म के तासरात का इजहार नहीं होने दिया। जब मुझे अपने आदमियों के कत्ल और हीरोइन के छीने जाने की इतला मिली तो सबसे पहले मैंने सोमबा ही को पकड़ा। बढ़ने से पहले उसे ये उगलना ही पड़ा कि उसने तुम्हें हीरोइन के बारे में बताया था। तुम्हारी तलाश शुरू हुई तो पता चला कि उस वाक़े से एक रोज पहले तुम्हें बुखारा की तरफ जाते हुए देखा गया था। मजीद तहकीक पर दर पतन में भी तुम्हें देखे जाने की इतला मिली। उसे हमें यकीन हो गया कि वो तुम्हारी सिवा और कोई नहीं हो सकता जिसने हमारे आदमी को कत्ल करके 500 किलो हीरोइन गायब कर दी थी। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखता रहा। मैं पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुन रहा था। उसकी हर बात मेरे लिए चौंका देने वाली थी। मुझे ये जानकर भी बहुत दुख हुआ कि सोमबा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन खूनख्वार भेड़ियों ने उसे भी खत्म कर दिया था। वो बात जारी रखते हुए कह रहा था, दरबतन में तुम्हारी मौजूदगी का सबूत मिलने के बाद हमें यकीन हो गया वो तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता। हमारा ख्याल था तुम जाडा कोट से होते हुए दरियाए बीरी के साथ साथ रॉयल नेशनल पार्क या उसके करीब नेपाली गांव में से होते हुए किसी जगह से इंडिया की सरहद पार करने की कोशिश करोगे। हमने ज्यादा तवज्जो उसी तरफ दी और तमाम सरहदी रास्तों पर पैरे बिठा दिए, लेकिन कई रोज गुजरने के बाद भी तुम्हारा सुराग नहीं मिला। फिर हमें ये दिलचस्प इतला मिली कि योगिंदर नाथ और त्रिदेव को भी पूंगा रेंज की तरफ जाते हुए देखा गया था। वो दोनों महाहरामी आदमी थे। वो हमेशा दूसरों के माल पर ही झपटते रहते हैं। ये इतला मिलने के बाद हमने पूंगा रेंज की तरफ तवज्जो दी और उन बुलंद पहाड़ों में आबाद बस्तियों में पूछते हुए तारांग कबीले तक पहुंच गए और वहां से पता चला तुम वहां से निकल चुके हो। हमें तुम्हारी दोस्त बिमला और योगिंदर नाथ और त्रिदेव की मौत की खबर भी मिल गई और उस कबीले से निकलने के दूसरे ही दिन तारांग कबीले का एक आदमी मिल गया जिसे तुम्हारी तलाश के सिलसिले में मेरे आदमी साथ ले गए और फिर मेरे आदमी धूल गरी के बुलंद और दुश्वार तरीन पहाड़ी रास्तों से होते हुए बुखार तक पहुंच गए। बुखारा तक पहुंचने के लिए अगले रोज मेरे आदमी को पता चल गया कि तुम्हारा काफिला सुबह सवेरे ही वहां से जुनूब की तरफ रवाना हो चुका था। मेरे आदमियों ने सपैर के करीब दरियाए मूड़ी खोला के किनारे उस काफिले को जा लिया, मगर तुम उस काफिले में नहीं थे।
तारांग कबीले से ताल्लुक रखने वाले वो लोग बड़े सख्त जान साबित हुए। 3 अफराद ने अपनी जानें दे दी मगर तुम्हारे बारे में कुछ बताया नहीं। मेरे आदमी उस काफिले के चौथे आदमी को लेकर बुखारा आ गए, जहाँ इन्होंने ये मालूम कर लिया कि उस काफिले को जुनूब की तरफ रवाना करने के बाद तुम भी एक बस पर सवार होकर खटमंडू की तरफ रवाना हो गए हो। हमने फौरन ही कीर्तिपुर में रास्ते की नाकाबंदी कर दी, लेकिन हमें पता चला कि एक बुद्ध योगी तुम्हें बस से उतार कर ले गया था। हमें मालूम नहीं कि वो योगी कौन था और तुमसे उसका क्या ताल्लुक हो सकता है। हमने तुम्हारी तलाश जारी रखी और फिर ये पता चला कि तुम बाजार में एक औरत को कत्ल करने के इल्जाम में रंगे हाथों पकड़े गए हो, और जब पुलिस वाले तुम्हें थाने ले जा रहे थे तो हमारे आदमियों ने तुम्हें पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया। और अब वो एक बार फिर खामोश हो गए। उसकी नजरें बदस्तूर मेरे चेहरे पर मरकूज थी। मैंने अभी तक तुमसे हीरोइन के बारे में कोई सवाल नहीं किया, तब तुम्हें एक पुरकशिश पेशकश कर रहा हूँ। तुम अगर वो हीरोइन हमारे कब्जे में कर दो तो हम उसका चौथाई हिस्सा तुम्हें देने को तैयार है। तुम चाहो तो अपने हिस्से की हीरोइन रख कर बाकी हमारे हवाले कर दो और जहाँ चाहो जा सकती हो। हम तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करेंगे और चाहो तो अपने हिस्से की कीमत ले सकती हो। नकद इसी वक्त मेरे आदमी तुम्हें बाहिफाजत तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। सारी बातें खुलकर सामने आ गई थी। वो मेरे बारे में सब कुछ जान चुका था। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं था और मैं जानता था कि सच बोलकर भी मेरी जान छूटने वाली नहीं थी, क्योंकि उस हीरोइन का तो अब कोई वजूद ही नहीं रहा था। मैं तुम्हारी किसी बात से इख्तलाफ नहीं करूंगा। मैंने कहा, यह बिल्कुल दुरुस्त है कि तुम्हारे आदमी को मौत के घाट मैंने ही उतारा था और हीरोइन भी मैं ले गया था, लेकिन उस हीरोइन का अब कोई वजूद नहीं रहा। मेरी कार दरिया में गिर गई थी और सारी हीरोइन पानी में बह गई थी। अगर उस हीरोइन का वजूद नहीं रहा तो तुम्हारा वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा नाग पालने का। पुराने जमाने के लोग तशद्दुद के बहुत से तरीके जानते थे। आज के दौर में किसी की जबान खुलवाने के लिए अगरचे नए नए तरीके ईजाद हो चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पुराने तरीके अब भी उनसे ज्यादा मुअस्सर हैं। ये चीजें देख रहे हो? उसने कमरे में मुख्तलिफ चीजों की तरफ इशारा किया। ये खोखता की हवेली है। खोखता इस इलाके का राजा था। उसे दुनिया का सफाक तरीन इंसान समझा जाता था। उसे अपने दुश्मनों को ईजा रसानी के ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए थे कि उसकी अकल और जानत की दाद देनी पड़ती है। उसका ये हुकूमत खाना ही दरअसल उसके राज की कामयाबी की जमानत बना हुआ था। वो जब तक जिंदा रहा बड़े दबदबे से राज करता रहा। उसके मरने के बाद बेटे ने सिंहासन संभाला। वो एक नरम दिल और शरीफ आदमी था। उसके बाप के दुश्मनों ने उसे 1 महीने से ज्यादा राज नहीं करने दिया और उसकी लाश के टुकड़े पूरी वादी में फैला दिए। इस दुनिया में शरीफ लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ ताकत के जोर पर जिंदा रहा जा सकता है। वो चंद में खामोश रहा, फिर बोला, मैं अपने मौजू से हट गया हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट दे रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी पेशकश कबूल हो तो ठीक है, और दूसरी सूरत में मैंने कहा ना, वो हीरोइन जाया हो चुकी है। मैंने उसकी बात काट दी, इसलिए इस मौजू पर बहस बेकार है। तुम अपनी जो कार्रवाई करना चाहते हो कर लो। ठीकू, नागबाल ने चूड़ीदार पाजामे और हाफ कोट वाले शख्स की तरफ देखा। वक्त जाया करना बेकार है। इससे मालूम करो हीरोइन कहाँ है। एक बात जहन में रखना, इसे उस वक्त तक नहीं मरना चाहिए जब तक ये सब कुछ बता ना दे। नागबाल दूसरे आदमी के साथ उसी अंदरूनी दरवाजे में गायब हो गया। ठीकू चांद में मेरी तरफ देखता रहा, फिर उसने अपने दोनों साथियों से कुछ कहा और सर पर से टोपी उतार कर मेज पर रख दी और कोट के बटन खोलने लगा। इस वक्त उसका रुख मेज की तरफ था। कोट उतार कर उसने मेज के करीब एक कुर्सी की पुश्त पर डाल दिया। कोट के नीचे उसने कोई कमीज वगैरह नहीं पहन रखी थी। वो जब मेरी तरफ घूमा तो उसके गले में नीलगरी की माला देखकर मैं उछल पड़ा। मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। मुझे हैरत थी कि ये माला उसके पास कैसे पहुंची थी। गुजरे हुए वाकयात मेरी नजरों के सामने गर्दिश करने लगे। नकाबपोश ने पुलिस की हिरासत से छुड़ाने के बाद मुझे अपनी जीप में फेंक दिया और एक नकाबपोश मेरे सर पर जरब लगाकर बेहोश कर दिया। मैं किसी नकाबपोश का चेहरा नहीं देख सका, लेकिन अब मुझे यकीन कर लेना पड़ा कि टीकू भी उनमें शामिल था। मुमकिन है जीप के सफर के दौरान ही में उसकी नजर मेरे गले में पड़ी हुई माला पर पड़ गई हो, या जब मुझे हवेली के कैद खाने में डाला गया था तो ये माला उस वक्त टीकू की नजरों में आई हो और उसने माला मेरे गले से उतार कर अपने गले में पहन ली और वो यकीनन इस माला की अहमियत से वाकिफ नहीं था। अब सारी कहानी तुम्हारे सामने आ चुकी है हिम्मत सिंह। टीकू मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, तुम ये भी जान चुके हो कि इंसानी जिंदगी की हमारे नजदीक कोई अहमियत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ दौलत की पूजा करते हैं। अगर तुम शराफत से वो 500 किलो हीरोइन हमारे हवाले कर दो तो फायदे में रहोगे। बसूरत दीगर मैं तुम्हारे शरीर की हीरोइन बना दूंगा। बात करते हुए वो गालबन गैर इरादी तौर पर गले में पड़ी हुई माला को भी छू रहा था और फिर उसने वो माला भी गले से उतार कर मेज पर टोपी के करीब रख दी। मैं जानता हूँ तुम लोग मेरी किसी बात का यकीन नहीं करोगे, मैंने जवाब दिया, इसलिए जो भी कार्रवाई करना चाहते हो शुरू कर दो। ठीकू चंद में मेरी तरफ देखता रहा, फिर अचानक ही उसने मेरे चेहरे पर घुंसा मारने के लिए अपने हाथ को हरकत दी।